अक्टूबर 1962 दुनिया भर की निगाहें सोवियत और यूएसए के बीच छिड़े क्यूबन मिसाइल क्राइसिस पर टिकी थी। एक तरफ दो सुपर पावर्स के टकराव से पूरी दुनिया में तीसरी वर्ल्ड वॉर का खतरा मंडरा रहा था, वही एक जंग साउथ ईस्ट एशिया में इंडिया और चाइना के बीच भी छिड़ी थी। चाइना के राष्ट्रपति माओ जेडोंग खुलेआम कह चुके थे कि तुम बंदूक लहराओगे और मैं बंदूक लहराऊंगा, हम आमने सामने खड़े होंगे और दोनों अपनी करज दिखाएंगे। इस स्टेटमेंट के कुछ महीने बाद ही एक ऐसा युद्ध छिड़ा जिसकी ना तो घोषणा हुई और ना ही भारत ने कल्पना की थी। अक्साई चिन की ऊंची पहाड़ियों पर गला देने वाली ठंड में चंद भारतीय सैनिकों के सामने हजारों चीनी सिपाही खड़े थे। इंडियन सोल्जर्स के पास ना तो गोलियां थी और ना ही एयर सपोर्ट, लेकिन भारत के इन वीर योद्धाओं में साहस और मनोबल कूट कूट कर भरा था। इसीलिए इस युद्ध में जीत के संकल्प के साथ भारतीय जवान अपनी आखिरी सांस तक लड़े और भारत की मिट्टी की रक्षा के लिए शहीद हो गए। हिंदी चीनी भाई भाई का नारा दोहराने वाले प्रधानमंत्री नेहरू की दोस्ती के विश्वास पर चाइना ने छुरा भोंक दिया था। इस युद्ध में भारत को जीत तो नहीं मिली, लेकिन दोस्ती में एक ऐसा धोखा मिला जिसने भारत की ज्योग्राफी और जियोपॉलिटिक्स को बदल दिया। क्या था 1962 का सीनो इंडियन वॉर? आखिर ये युद्ध क्यों हुआ था और भारत पर इसका क्या असर पड़ा? भाइयों बहनों साथियों और हम वतनों, हमारे सीमा पर जबरदस्त हमले चीनी फौजों ने किए। Independent India was a tender 15 years old when it was humiliatingly crushed by China. Chinese army launched a massive attack on India, both in Ladakh and in the northeast. China launched an invasion of the disputed borderlands. Thousands died in a short, bloody war which ended in a humiliating defeat for India. भारत और चाइना के बीच संबंध ब्रिटिश इंडिया के समय से ही खराब रहा और इसका कारण था ब्रिटिश इंडिया और चाइना के बीच बाउंड्री डिस्प्यूट। भारत, जो कि ब्रिटिश एम्पायर के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉलोनी था, जिसे वो हर हाल में बाहरी इन्फ्लुएंस से दूर रखना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने 2 से 3 बार भारत, तिब्बत और चाइना के बीच बाउंड्री डिफाइन करने की कोशिश की थी। इसी दौरान उन्होंने जॉनसन लाइन खींची, जिसमें उन्होंने अक्साई चिन, जिसे चाइनीज अपनी टेरिटरी मानते थे, उसे भारत का हिस्सा दिखाया। हालांकि चाइना ने इन बाउंड्रीज को कभी नहीं माना और डिस्प्यूट्स लगातार बने रहे। इंडिपेंडेंस के बाद प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने चाइना के साथ अच्छे संबंध बनाने की कोशिश की, लेकिन 1959 से ही भारत और चीन के संबंध लगातार खराब हो रहे थे। चाइना अपनी जियो एक्सपेंशन पॉलिसी पर अग्रेसिवली काम कर रहा था और देखते ही देखते उसने अरुणाचल प्रदेश के तवांग और कश्मीरी क्षेत्र के अक्साई चिन, जो अब लद्दाख के एरिया में आता है, उसे अपना कहना शुरू कर दिया। चाइना का मानना था कि अरुणाचल और लद्दाख के एरियाज चाइना का भाग है और चाइनीज मिलिट्री ने मिलकर दोनों जगहों पर एक साथ धावा बोल दिया। अचानक हुए इस हमले से जवाहरलाल नेहरू अचंभित रह गए। चाइनीज आर्मी सीधे तरीके से अटैक करती चली आई और इंडियन लीडर्स वॉर कहीं ज्यादा एक्सेलरेट ना हो जाए इसी डाउट में रह गए। लेकिन सिर्फ बाउंड्री डिस्प्यूट्स ही इस वॉर का कारण नहीं था, बल्कि इसके पीछे कई ऐसे कारण थे जिसकी वजह से 1962 का वॉर हुआ और भारतीय जवानों ने मजबूती से इसका सामना किया। अरुणाचल प्रदेश को किसी तरह बचा लिया गया, लेकिन अक्साई चिन का हिस्सा हमेशा के लिए डिवाइड हो गया। भारत और तिब्बत ये दोनों ऐसे देश रहे हैं जिनके बीच हमेशा से ही अच्छे संबंध रहे हैं। इंडो तिब्बतियन ट्रेड, कल्चर और दोस्ती का अपना एक अलग इतिहास रहा है। वहीं दूसरी ओर चाइना के साथ भी भारत का रिलेशनशिप अच्छे टर्म्स पर रहा, लेकिन ब्रिटिश क्राउन के आने के बाद यहाँ की सिचुएशन बदल गई। मिड 19th सेंचुरी से ही इंडियन सबकॉन्टिनेंट पर पूरी तरह ब्रिटिशर्स ने अपना एम्पायर एक्सपैंड कर लिया था। वही चाइना में तब किंग डायनेस्टी पावर में थी। फिर 1846 में सिख एम्पायर के महाराजा गुलाब सिंह को हराकर ब्रिटिशर्स ने लद्दाख रीजन को अपने कंट्रोल में ले लिया एंड चाइनीज ऑफिशियल्स के साथ मिलकर लद्दाख रीजन की बाउंड्रीज को डिफाइन करने की कोशिश की। लेकिन दोनों ही पक्ष एक ट्रेडिशनल बॉर्डर को ही बाउंड्री मानते रहे, जिसे कभी डिफाइन नहीं किया गया। हालांकि काराकोरम पास और पैंगोंग लेक के सेक्शंस में ये लाइन वेल डिफाइंड थी, लेकिन अक्साई चिन के एक बड़े हिस्से पर बाउंड्री लाइन को कभी डेमार्केट नहीं किया गया। ब्रिटिश रूल के समय भारत और चीन के बीच 2 मेजर बाउंड्री लाइंस प्रपोज की गई थी, जिसमें पहली थी जॉनसन्स लाइन।
1865 में ब्रिटिश सर्वे ऑफ इंडिया के सिविल सर्वेंट W.H. जॉनसन ने भारत और चाइना के बीच जब जॉनसन लाइन को फॉर्म किया, तब इसके तहत अक्साई चिन को कश्मीर का हिस्सा बताया गया। अब क्योंकि उस समय अक्साई चिन से लगा हुआ जिनजियांग रीजन चाइना के कंट्रोल में नहीं था, इसलिए चाइनीज ऑफिशियल्स को ये लाइन प्रेजेंट नहीं की गई। लेकिन कुछ सालों के बाद 1878 में जिनजियांग रीजन को चाइना ने फिर से कैप्चर कर लिया और जॉनसन लाइन को मानने से इनकार कर दिया। इसके बाद जॉनसन लाइन को दरकिनार करते हुए 1892 में चाइना ने काराकोरम पास पर अपनी बाउंड्री को मार्क किया और अक्साई चिन को जिनजियांग रीजन का हिस्सा बताया। इसी के साथ ब्रिटिश इंडिया और चाइना के बीच फर्स्ट बाउंड्री डिस्प्यूट की शुरुआत हुई थी। 1897 के बाद इसी लाइन को अर्डैग जॉनसन लाइन के नाम से बुलाया जाने लगा, क्योंकि ब्रिटिश डायरेक्टर ऑफ मिलिट्री इंटेलिजेंस जॉन अर्डैग ने इस लाइन को ब्रिटिश इंडियन गवर्नमेंट से फॉर्मली प्रपोज किया था। कुछ साल बाद 1899 में ब्रिटिशर्स ने एक बार फिर बॉर्डर लाइन को मॉडिफाई किया और एक नए बॉर्डर को प्रपोज करते हुए मैकार्टनी मैकडॉनल्ड लाइन को इंट्रोड्यूस किया। इसके तहत अक्साई चिन का एक बड़ा हिस्सा भारत के पास आया, जबकि कुछ हिस्सा जिनजियांग रीजन से जोड़ दिया गया। इस मॉडिफाइड लाइन पर चाइना का कोई रिस्पॉन्स न आने पर मैकार्टनी मैकडॉनल्ड लाइन को ही फाइनल बाउंड्री लाइन मान लिया गया। जाहिर था कि 16 से 17,000 फीट की ऊंचाई पर बसे इस डेजर्टेड, आइसोलेटेड और इनहैबिटेबल इलाके में दोनों ही देश का इंटरेस्ट कम था, इसीलिए कई सालों तक दोनों देशों के बीच बॉर्डर को लेकर कोई भारी विवाद नहीं हुआ और चाइना और ब्रिटिश इंडिया दोनों ही अपने द्वारा मैप पर खींची गई लाइन को ही इंटरनेशनल बाउंड्री मानते रहे। लेकिन ब्रिटिश इंडिया की यही गलती आगे चलकर इंडिया चाइना कॉन्फ्लिक्ट का बड़ा कारण बना। साल 1911 में चाइना की पॉलिटिक्स में एक बड़ा हेरफेर हुआ। वहां सदियों से चली आ रही किंग डायनेस्टी का डाउनफॉल हुआ और चाइना में सिविल वॉर की शुरुआत हो गई। इसी दौरान जब ये देश पॉलिटिकल टर्मोइल से गुजर रहा था, तभी ब्रिटिश इंडिया, तिब्बत और चाइना के बीच बाउंड्री लाइंस को लेकर एक बड़ी डेवलपमेंट हुई। 1914 में ब्रिटिशर्स ने वर्ल्ड वॉर 1 में कूदने से पहले तिब्बत, ब्रिटिश इंडिया और चाइना के बीच शिमला अकॉर्ड को प्रपोज किया। अब क्योंकि तब तक तिब्बत चाइना का पार्ट नहीं था, इसीलिए इस कन्वेंशन का मकसद हिमालयन रीजन में तीनों देशों के बीच बाउंड्री लाइन को डिफाइन करना और बॉर्डर डिस्प्यूट को सुलझाना था। यह समझौता खास तौर पर भारत के नॉर्थ ईस्टर्न सेक्टर में तिब्बत और ब्रिटिश इंडिया के बीच मैकमोहन लाइन के क्रिएशन के लिए था, जिसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के फॉरेन सेक्रेटरी हेनरी मैकमैन ने बनाया था। ये लाइन भूटान के ईस्टर्न बॉर्डर से मार्क होते हुए ब्रह्मपुत्रा के ग्रेट बेंड तक मार्क की गई थी, जिसके तहत तिब्बत का ट्रेडिशनल रीजन तवांग भी भारत की टेरिटरी में लाया करता था। हालांकि ये अकॉर्ड ब्रिटिश इंडिया, तिब्बतियन गवर्नमेंट और चाइनीज रिप्रेजेंटेटिव्स के बीच नेगोशिएट किया गया था, लेकिन चाइनीज रिप्रेजेंटेटिव ने इस ट्रीटी पर साइन नहीं किया। उनका कहना था कि तिब्बत चाइना का ही सबऑर्डिनेट है और तिब्बत गवर्नमेंट एक सोवरेन गवर्नमेंट नहीं थी, इसीलिए उन्हें ये अग्रीमेंट करने का कोई हक नहीं था और इसीलिए तिब्बत गवर्नमेंट और ब्रिटिश इंडिया के बीच अग्रीमेंट होने के बाद भी चाइना ने इसे एक्सेप्ट नहीं किया। इस सब के बावजूद तिब्बत और भारत के बीच मैकमैन लाइन को काफी समय तक ऑफिशियल बॉर्डर ही माना गया। इस बीच चाइना ने तिब्बत पर अपना डायरेक्ट कंट्रोल जमाने के लिए कई प्रयास किए, लेकिन खुद के देश में चल रही पॉलिटिकल उथल पुथल और तिब्बतियन गवर्नमेंट से मिलने वाले विरोध की वजह से चाइना को कभी सफलता हाथ नहीं लगी। 1947 में भारत को ब्रिटिश रूल से आजादी मिली और साउथ ईस्ट एशिया में दो नेशन भारत और पाकिस्तान बनकर उभरे। हालांकि आजादी के बाद भी अक्साई चिन और मैकमैन लाइन का मामला ज्यों का त्यों ही था, लेकिन चाइना के साथ भारत ने एक नई शुरुआत की। भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू पड़ोसी चाइना के साथ अच्छे रिलेशनशिप बनाने में जुटे थे। इसलिए 1949 में जब चाइनीज सिविल वॉर खत्म हुआ और वहां की कम्युनिस्ट पार्टी पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना ने सरकार बनाई, तो भारत वह पहला देश बना जिसने न्यूली एस्टैब्लिश चाइनीज सरकार को रिकॉग्नाइज किया। जवाहरलाल नेहरू की यह फॉरेन पॉलिसी एक यूनाइटेड एशिया एस्टैब्लिश करने पर बेस थी, जो सोवियत और यूएसए जैसी बड़ी पावर को काउंटर बैलेंस कर सके। इसी वजह से 1950s में प्रधानमंत्री नेहरू ने यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में चाइना को परमानेंट मेंबर की सीट देने की वकालत भी की थी। लेकिन तब शायद जवाहरलाल नेहरू ये नहीं जानते थे कि उनकी ये फॉरेन पॉलिसी भारत के लिए एक बड़ा ब्लंडर साबित होने वाली है।
साल 1950 में इंडो चाइना की फ्रेंडशिप को पहला झटका तब लगा जब चाइना ने तिब्बत पर इन्वेजन किया और इस पर चाइना का कंट्रोल स्टैब्लिश कर लिया। इससे भारत और चाइना के बीच मौजूद बफर स्टेट खत्म हो गया। अब तक भारत और तिब्बत के बीच बाउंड्री वेल डिफाइंड नहीं थी, साथ ही दोनों देशों में कल्चरल और रिलीजियस कनेक्शन था। इसीलिए भारत को चिंता थी कि एनेक्सेशन इंडिया के नदर्न बॉर्डर की सिक्योरिटी के लिए खतरा बन सकता था और उनका ये डर सच भी साबित हुआ जब चाइना ने एंटायर हिमालयन रीजन को उसकी सोवरेन टेरिटरी का हिस्सा बताना शुरू कर दिया और मैकमोहन लाइन को मानने से भी इनकार कर दिया। इसके अलावा चाइना ने जम्मू कश्मीर के कुछ हिस्सों पर भी दावा किया। तिब्बत के एनेक्सेशन के साथ ही चीन चाइनीज मैप में भारत के अक्साई चिन और नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर को अपनी टेरिटरी का हिस्सा बताने लगा। भारत तिब्बत पर कब्जे से जरा भी खुश नहीं था। इससे दोनों देशों के बीच बॉर्डर टेंशन एस्केलेट होने लगी। इसीलिए शुरुआत में इंडिया ने पीसफुल रास्ता अपनाते हुए चाइना को नेगोशिएशन लेटर्स भेजे, लेकिन चाइनीज गवर्नमेंट यही मानती रही कि तिब्बत चाइना का इंटीग्रल पार्ट है और भारत ने भी कहीं ना कहीं ये बात स्वीकार कर ली। इसीलिए ऑफिशियली साल 1954 में जब भारत और चाइना के बीच पंचशील एग्रीमेंट हुआ और उसमें तिब्बत को चाइना का हिस्सा बताया गया तो भारत ने भी इससे एतराज नहीं किया। इंडियन पीएम जवाहरलाल नेहरू और चाइनीज पीएम जोहू एनलाई ने पंचशील एग्रीमेंट दोनों राष्ट्रों के बीच पीस, कोऑपरेशन और सिक्योरिटी को ध्यान में रखकर साइन किया था। यह एग्रीमेंट 5 प्रिंसिपल्स पर बेस्ड था, जिसके तहत दोनों देशों ने एक दूसरे की टेरिटोरियल इंटीग्रिटी और सोवरेनिटी को एक्सेप्ट किया और साथ ही म्यूचुअल नॉन एग्रेशन, पीसफुल कोएग्जिस्टेंस और एक दूसरे के इंटरनल अफेयर्स में दखल अंदाजी न करने पर भी सहमति जताई थी। इस एग्रीमेंट से पीएम जवाहरलाल नेहरू को उम्मीद थी कि आइडियोलॉजिकल और पॉलिटिकल डिफरेंस होने के बाद भी भारत और चाइना में शांति स्थापित हो जाएगी। उन्होंने इस एग्रीमेंट को बॉर्डर डिस्प्यूट से अलग रखा और उस पर खुलकर बात नहीं की। वह दोनों देशों के बॉर्डर डिस्प्यूट्स को डिप्लोमेसी और पीस से सुलझाने की कोशिश करते रहे और हिंदी चीनी भाई भाई का नारा भी दिया। प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का चाइनीज गवर्नमेंट पर भरोसा इसलिए भी बढ़ गया क्योंकि चाइनीज प्रीमियर जोहू एनलाई ने 1956 में चाइना के टेरिटोरियल क्लेम पर यह कहा कि चाइना का इंडियन कंट्रोल टेरिटरी पर कोई क्लेम नहीं है। लेकिन इतिहास गवाह है कि ये चाइना की अगली चाल थी। धीरे धीरे ये अक्साई चीन वाले रास्ते को बनाते हुए लगातार कश्मीर की ओर बढ़ रहे थे और अंदर ही अंदर चाइना भारत को धोखा देने की तैयारी कर रहा था। साल 1956 में भारत से चोरी छिपे चाइना ने अपने जिनजियांग रीजन को तिब्बत से जोड़ने के लिए अक्साई चीन में 1200 किलोमीटर लंबी रोड का कंस्ट्रक्शन करवाना शुरू कर दिया। ये इलाका भारत की टेरिटरी का हिस्सा था, लेकिन अक्साई चीन रोड के कंस्ट्रक्शन की जानकारी भारत को तब लगी जब सितंबर 1957 में ये रोड बनकर तैयार हो गई। भारत के लिए ये बड़ा इंटेलिजेंस फेलियर था, जिसका परिणाम ये था कि भारत की बॉर्डर सिक्योरिटी पर एक बड़ा खतरा आ गया। एक तरफ प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू अपने डिप्लोमेटिक एफर्ट्स और पीस नेगोशिएशन से इस मामले को सुलझाने की कोशिश कर रहे थे, वहीं चाइना ने एक पिक्टोरियल मैप रिलीज किया जिसमें उन्होंने आज के अरुणाचल प्रदेश, जो कि उस वक्त नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी के नाम से जाना जाता था, उसे चाइनीज टेरिटरी का हिस्सा दिखाया। खफा होकर प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने चाइना की इस हरकत का कड़ा विरोध जाहिर किया और क्रिटिसिज्म करते हुए ऑफिशियली ये साफ कर दिया कि अक्साई चीन और नेफा इंडियन टेरिटरी का हिस्सा है। लेकिन इस बार चाइना चुप नहीं बैठा और ना ही उसने कोई डिप्लोमेटिक बयान दिए, बल्कि इस बार वो वॉर के लिए पूरी तरह तैयार थे। इंडिया की क्रिटिसिज्म को चाइना ने एक धमकी के तौर पर देखा, इसीलिए चाइनीज पीएम जोहू एनलाई ने जनवरी 1959 में पहली बार लद्दाख और नेफा में 40,000 स्क्वायर माइल्स तक के इलाके को चाइनीज टेरिटरी का हिस्सा बताया। इससे दोनों देशों के बीच बिगड़ते हालात और भी खराब हो गए। लेकिन साल 1959 में कुछ ऐसा हुआ जिससे दोनों देशों के बीच दोस्ती की आखिरी उम्मीद भी खत्म हो गई। 1959 में चाइनीज अथॉरिटीज के जुल्म और वायलेंस के खिलाफ तिब्बती लोगों ने विरोध छेड़ दिया। जनता में यह अफवाह फैली कि चाइनीज तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा को अरेस्ट करने वाले हैं। अपने गुरु के सुरक्षा के डर से तिब्बत की राजधानी लहासा में भयानक प्रोटेस्ट छिड़ गया, जिसे दबाने के लिए चाइनीज गवर्नमेंट ने वायलेंस का सहारा लिया। कई लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया।
कई लोग घायल हुए। इसी बीच दलाई लामा तिब्बत की राजधानी लहासा से भागकर मार्च 1959 में भारत का दरवाजा खटखटाते हैं और भारत सरकार ने भी दलाई लामा और तिब्बत रेफ्यूजी को पनाह दी। लेकिन भारत का दलाई लामा को शरण देना चाइना को जरा भी रास नहीं आया। इससे बौखलाकर अगस्त के महीने में चाइनीज सैनिकों ने ईस्टर्न लद्दाख में एक भारतीय चौकी पर गोलीबारी की, जिसमें एक भारतीय सैनिक की मौत हो गई। साथ ही उन्होंने नॉर्थ ईस्टर्न लद्दाख के लोंगजू में इंडियन आउटपोस्ट को भी कब्जे में कर लिया। दूसरी तरफ भारत की मुश्किलें बढ़ाने के लिए चाइना ने लद्दाख, सिक्किम और भूटान में लिबरेशन के प्रोपेगेंडा कैंपेन चलाने शुरू कर दिए। हालात तब ज्यादा डिफिकल्ट हो गए जब अक्साई चिन पर पेट्रोल कर रहे इंडियन सोल्जर्स पर चाइनीज ट्रूप्स ने ओपन फायर कर दिया। इस हमले में 9 सैनिकों की मौत हो गई और 10 घायल हो गए। एक तरफ जहां इंडियन बॉर्डर्स पर चाइना और इंडिया के बीच हालात तनावपूर्ण हो रहे थे, वहीं प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू भारत और चाइना के बीच पनपे इस बॉर्डर डिस्प्यूट को अभी भी डिप्लोमेसी और पीसफुल नेगोशिएशन से सुलझाना चाहते थे। अब चाइना केवल मैकमोहन लाइन को ही मानने से इनकार नहीं कर रहा था, बल्कि उसका क्लेम था कि सिक्किम और भूटान में 50,000 स्क्वायर माइल्स में फैली टेरिटरी भी चाइना की है। इसी बीच 1960 में दोनों देशों के बीच नेगोशिएशन टॉक्स भी स्टार्ट हुई, लेकिन उसका कोई परिणाम नहीं निकल पाया। चाइनीज प्रीमियर ज़ोउ एनलाई का पीस प्रपोजल था कि भारत अक्साई चीन पर अपना दावा छोड़ दे और बदले में चाइना अरुणाचल प्रदेश पर अपना दावा छोड़ देगा। लेकिन प्रधानमंत्री नेहरू का मानना था कि चीन का इनमें से किसी भी क्षेत्र पर वैलिड क्लेम नहीं है और इसलिए वो इस डील के लिए तैयार नहीं हुए। नेहरू के इस रुख से चाइना को विश्वास हो गया कि इंडिया तिब्बत में चाइना के रूल को अपोज कर रहा है। उसने भारत को एशिया में एक बड़े मिलिट्री थ्रेट के रूप में देखा और पीछे हटने के बजाय अग्रेसिव बॉर्डर पेट्रोलिंग पॉलिसी को अपनाया और अक्साई चीन में 12,000 स्क्वायर माइल्स के इलाके को ऑक्यूपाई कर लिया। प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू चाइना को अक्साई चीन से विड्रॉ करने के लिए कहते रहे, लेकिन चाइना की अग्रेसिव पॉलिसी ने डिप्लोमेटिक टॉक्स पर पानी फेर दिया। दिसंबर 1961 में चाइना ने अग्रेसिवली इंडियन टेरिटरी के बॉर्डर में पेट्रोलिंग करना शुरू कर दिया। ऐसे में चाइना मिलिट्री फोर्सेस को रोकने के लिए भारत ने फॉरवर्ड पॉलिसी का सहारा लिया। इसके तहत इंडियन डिफेंस ने चाइनीज ट्रूप्स की सप्लाई को कट ऑफ करना शुरू कर दिया ताकि वह चाइनीज टेरिटरी में वापस लौट जाए। इसके साथ ही इंडियन ट्रूप्स ने खुद डिस्प्यूटेड एरियाज में पेट्रोल करना शुरू कर दिया। कई इलाकों में पेट्रोलिंग करते हुए भारतीय सैनिक इंडियन टेरिटरी से भी आगे निकल गए, जिससे दोनों देशों के बीच संबंध बद से बदतर हो गए। 1962 के समर और ऑटम सीजन में भारत और चाइना के बीच मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट्स बढ़ते ही चले गए, जिससे दोनों पक्षों के कई जवान शहीद हो गए। चाइना ने भारत को अल्टीमेटम देते हुए क्लेम टेरिटरी से पीछे हटने को भी कहा, लेकिन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और इंडियन आर्मी के मेजर जनरल JS ढिल्लों को अंदाजा नहीं था कि चाइना भारत पर हमला करेगा। उनका मानना था कि चाइना छोटी मोटी झड़पों में ही उलझेगा, क्योंकि वह पूरी तरह से जंग छेड़ने की स्थिति में नहीं है। खुद मेजर जनरल JS ढिल्लों का ये कहना था कि इंडियन आर्मी की कुछ गोलियां ही चाइनीज सोल्जर्स को भगा देगी। एक तरफ से भारत की सेना और सरकार दोनों ही इस विश्वास में थे कि चाइना युद्ध नहीं करेगा, इसीलिए भारतीय सेना की तरफ से युद्ध की तैयारियां पूरी नहीं थी। लेकिन उनकी ये गलतफहमी भी जल्द दूर हुई जब चाइना एक फुल अग्रेसिव अटैक के साथ इंडियन टेरिटरी में घुस गया। यहाँ अनप्रिपेयर्ड इंडियन आर्मी के 20,000 सैनिकों को चाइना के 80,000 सैनिकों से मुकाबला करना पड़ा। कई पोजीशंस पर इंडियन आर्मी की संख्या ना के बराबर थी। उनके पास युद्ध के लिए ना तो प्रॉपर हथियार थे, ना सप्लाईज। यही एक कारण भी था कि इंडियन सीनो वॉर में भारत की पोजीशन शुरुआत से ही कमजोर पड़ गई। 20 अक्टूबर 1962 में जब इंडिया और चाइना में सीनो इंडियन वॉर की शुरुआत हुई, तो बिना किसी चेतावनी के सबसे पहले चाइना ने भारत पर लार्ज स्केल जंग छेड़ दी। चाइना के पीपल लिबरेशन आर्मी ने भारत पर 2 फ्रंटियर से कोऑर्डिनेटेड अटैक किया। इनका मकसद भारत के वेस्टर्न सेक्टर में चिपचैप वैली और ईस्टर्न सेक्टर में नमकाचू रिवर के पार के इलाकों पर कब्जा करना था। नमकाचू रिवर की स्ट्रेटेजिक पोजीशन इंडिया और चाइना के बीच की डिस्प्यूटेड बाउंड्री को फॉर्म करती है।
इसीलिए पहला फ्रंटियर अटैक अक्साई चिन के चिपचैप वैली में हुआ, जबकि दूसरा फ्रंटियर अटैक अरुणाचल प्रदेश के तवांग डिस्ट्रिक्ट में नामकाचू रिवर के सदर्न बैंक से हुआ, जो कि मैकमन लाइन के पास था। इसके अलावा अटैक के कुछ इंसिडेंट सिक्किम के नाथुला पास में भी हुए। ईस्टर्न सेक्टर पर इंडियन फोर्सेस की संख्या बहुत कम थी, लेकिन इस रीजन में चाइनीज फोर्सेस की 3 रेजिमेंट्स पोजीशन थी। वहीं दूसरी तरफ रात के अंधेरे में चाइनीज फोर्सेस नदी पार करके इंडियन टेरिटरी में घुस आए और भारतीय चौकियों पर हमला करके टेलीफोन लाइंस को काट दिया, जिससे इंडियन आर्मी का हेडक्वार्टर से संपर्क टूट गया। इसी बीच चाइनीज इन्फेंट्री ने इंडियन ट्रूप्स पर हमला किया और उन्हें नामकाचू से विड्रॉ करने पर मजबूर कर दिया। एक बार नामकाचू पर कब्जा होने के बाद चाइनीज ट्रूप्स ने धीरे धीरे थगला रिज को भी कब्जे में ले लिया और नेफा के बाकी हिस्सों में आगे बढ़ना जारी रखा। 21 अक्टूबर 1962 को चीनियों ने अरुणाचल प्रदेश के धोला सेक्टर में मैकमन लाइन के पास किबिठू पोस्ट पर हमला किया। इसके बाद चाइनीज ट्रूप्स ने वलोंग पर अटैक किया। यहाँ चाइनीज को इंडियन सोल्जर से विरोध झेलना पड़ा। दोनों पक्षों में भारी झड़प हुई। चाइनीज की मशीन गन के खिलाफ भारतीयों ने अपनी पुरानी राइफल का इस्तेमाल किया और कई घंटों तक चाइनीज ट्रूप्स को रोके रखा, लेकिन आर्म्स, एम्यूनिशन, राशन की शॉर्टेज के चलते चाइनीज ट्रूप्स ने वलोंग पर अपनी डोमिनेंसी को बना लिया। वेस्टर्न सेक्टर पर चाइनीज सैनिक पहले ही काफी इलाकों को कब्जे में ले चुके थे, इसलिए 20 अक्टूबर को उन्होंने आसानी से चिपचैप वैली, गलवान वैली और पैंगोंग लेक पर अपना कब्जा जमा लिया था। हालांकि इन इलाकों में तैनात भारतीय सैनिकों से चाइना को भारी विरोध मिला था, लेकिन हजारों की संख्या में होने की वजह से वो भारतीय सैनिक को मार गिरा देते थे और कई को प्रिजनर ऑफ वॉर बना लेते थे। चाइनीज सोल्जर्स ने दोनों ही फ्रंट पर इंडियन सोल्जर्स के लिए टेरिटरी को सेव करना मुश्किल कर दिया था। कम संख्या के चलते भी इंडियन सैनिकों के लिए चाइनीज को खदेड़ना मुश्किल हो गया। 23 अक्टूबर एक ऐसा दिन था। इस दिन अरुणाचल प्रदेश में बमला पास में एक भयंकर युद्ध हुआ था। उस दिन लगभग 600 PLA चाइनीज सोल्जर्स के 3 ग्रुप्स ने लगातार 200-200 के ग्रुप में बंटकर यहाँ 3 बार अटैक किया। उस वक्त इस पोस्ट की सिक्योरिटी सूबेदार जोगिंदर सिंह अपने 18 सोल्जर्स के साथ कर रहे थे। उन्होंने इन चाइनीज सोल्जर्स के ग्रुप के साथ भारी युद्ध किया। एक तरफ 600 सिपाही और दूसरी तरफ मात्र 19 इंडियन सोल्जर्स, लेकिन इन्होंने चाइनीज आर्मी के छक्के छुड़ा दिए थे। 2-2 बार जब चाइनीज ग्रुप्स आए तब सूबेदार जोगिंदर सिंह और उनकी टीम ने शहीद होने तक लगभग 300 से ज्यादा चाइनीज सिपाहियों को मार गिराया। उन्होंने हेडक्वार्टर से अंत में सपोर्ट और एम्यूनिशन की मांग की, लेकिन फोन लाइन बंद होने की वजह से सूबेदार जोगिंदर सिंह को कोई सपोर्ट नहीं मिल पाया। अंत में सूबेदार जोगिंदर सिंह को चाइनीज के 3rd वेव में आए सैनिकों ने कैप्टिविटी में ले लिया, जहां उनकी मौत हो गई। भले ही सिख सिपाहियों ने तवांग में अपनी शहादत दे दी, लेकिन चाइनीज सोल्जर्स को ऐसा सबक सिखाया कि वो उसे सपने में भी नहीं भूल पाएंगे। 24 अक्टूबर को PLA सोल्जर्स इंडियन टेरिटरी में लगभग 16 किलोमीटर अंदर तक घुस चुके थे। अब उनके पास इंडिया के ऊपर डिप्लोमेटिकली एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन थी, इसलिए चाइना के PM ज़ोउ एनलाई जंग को कुछ दिनों के लिए रोककर PM जवाहरलाल नेहरू से नेगोशिएशन करना चाहते थे। उन्होंने नेहरू जी को लेटर लिखकर अपनी कई डिमांड्स रखी, जिसके तहत वो चाहते थे कि दोनों देशों के बीच बाउंड्री का रीसेटलमेंट हो। इसके अलावा दोनों साइड्स आज की लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल से 20 किलोमीटर तक विड्रॉ कर ले। साथ ही वह नीफा यानी आज के अरुणाचल प्रदेश से विड्रॉ करने के लिए तैयार थे, लेकिन वह चाहते थे कि अक्साई चिन में कैप्चर्ड एरिया चाइना के पास ही रहने दिया जाए। नेहरू जी ने 4 दिन बाद इस नेगोशिएशन का रिप्लाई देकर एक बार फिर फ्रेंडली रिलेशंस का सजेशन दिया और साथ ही 8 सितंबर 1962 को बाउंड्रीज पर वापस लौटने को कहा, जो कि एक तरह से चाइना के ऑफर का रिजेक्शन था। एक तरफ जहां सरहद पर भारत के लिए स्थिति बेकाबू हो रही थी, वहीं पंडित जवाहरलाल नेहरू इसी बीच अमेरिका एंड USSR से युद्ध में मदद की मांग कर रहे थे। लेकिन क्यूबन मिसाइल क्राइसिस के चलते दुनिया 3rd वर्ल्ड वॉर के मुहाने पर खड़ी थी और दोनों सुपर पावर ऑलरेडी क्यूबा क्राइसिस में एंगेज थी। हालांकि अब भी अमेरिका भारत को सपोर्ट करने को तैयार था, लेकिन इसी बीच इंडो-सीनो वॉर खत्म हो गया। लेकिन फिर भी US डिप्लोमेट हैरीमैन ने उन दिनों भारत का दौरा किया था। 14 नवंबर को चाइना और इंडिया के बीच दोनों फ्रंटियर्स पर एक बार फिर लड़ाई शुरू हुई। कई इलाकों में जहां चाइनीज सोल्जर्स भारतीय सैनिकों पर भारी पड़ रहे थे, वहीं इंडियन सोल्जर्स भी अपनी आखिरी सांस तक जंग में पीछे नहीं हटे। इस युद्ध में भारत और चाइना के बीच 2 बैटल्स हुई। पहली बैटल ईस्टर्न सेक्टर के वोलोंग में
और दूसरी वेस्टर्न सेक्टर में लद्दाख में रेजांगला पर। हालांकि 21 अक्टूबर को ही चाइनीज ट्रूप्स वलोंग में घुस आए थे और यहाँ उन्हें इंडियन सोल्जर से भारी विरोध भी मिला, लेकिन 14 नवंबर को युद्ध ने एक भीषण मोड़ लिया जब 6 क्यूमाऊन रेजिमेंट के जवानों ने चीनियों पर पलटवार किया। हालांकि उनके पास कोई आर्टिलरी सपोर्ट नहीं था, पर फिर भी वो आगे बढ़े। कैप्टन बीएन सिंह और मेजर बीएन शर्मा की कमांड में 2 कंपनी के अटैक ने फर्स्ट फेज को अंजाम दिया, जबकि सी और डी कंपनी को पिंपल और ट्राई जंक्शन को डिफेंड करने को कहा गया। इस बीच चाइनीज और इंडियन ट्रूप्स के बीच हैवी फायरिंग हुई और भारतीय सैनिकों को इस लड़ाई में भारी नुकसान हुआ। लिमिटेड फायर सपोर्ट होने की वजह से वो ज्यादा देर तक नहीं संभाल पाए, लेकिन डोगरा सैनिकों को ट्राई जंक्शन को सिक्योर करने के लिए कहा गया। लेकिन इसके पहले वो ऐसा कुछ कर पाते, उससे पहले चाइनीज सैनिकों ने ट्राई जंक्शन पर हमला कर दिया। अपनी ह्यूज पावर और स्ट्रेंथ के साथ चाइनीज सोल्जर्स ने ट्राई जंक्शन को घेर लिया। इसे बचाने की जद्दोजहद में कई कुमाऊं सैनिकों ने अपनी जान गंवा दी। 16 नवंबर को चाइनीज सैनिकों की तरफ से फाइनल असॉल्ट हुआ। युद्ध के आखिर में वलोंग को चाइनीज सोल्जर्स ने जीत लिया। यहाँ भारत ने लगभग अपने 642 सैनिकों को खो दिया, जिसमें 404 सैनिक कुमाऊं रेजिमेंट के थे। बैटल ऑफ रेजांगला चुशुल वैली के साउथ ईस्टर्न रिज पर भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच लड़ी गई। ये एक ऐसी लड़ाई थी जिसे आज भी 1962 के युद्ध में महान भारतीय शक्ति के रूप में याद किया जाता है। ये लड़ाई 18,000 फीट की ऊंचाई पर बर्फीली पहाड़ियों के बीच लड़ी गई, जहां हजारों चीनी सैनिकों का सामना केवल 120 भारतीय सैनिकों ने किया, जिनके पास ना कम्युनिकेशन लाइंस थी, ना एयर सपोर्ट था, ना फुल्ली आर्म्ड वेपन्स और ना ही जीरो टेम्परेचर में खुद को बचाने के लिए विंटर क्लोथिंग। ऐसा कोई तरीका नहीं था जिससे भारतीय सैनिक 6,000 चीनी सैनिकों को हराकर ये जंग जीत सकते थे, लेकिन वह फिर भी आखिरी सांस और आखिरी बुलेट तक इस लड़ाई को लड़ते रहे। दरअसल हजारों फीट की ऊंचाई पर बसे रेजांगला पर 18 नवंबर को 6,000 चाइनीज सैनिक घुस आए, जहां मेजर शैतान सिंह के साथ 13 कुमाऊं रेजिमेंट के 120 सोल्जर्स चुशुल एयरफील्ड को प्रोटेक्ट कर रहे थे। चाइनीज सैनिक फुल्ली आर्म्ड थे और उन्होंने चालाकी करते हुए रात के अंधेरे में 3 बजे भारतीय सैनिकों पर गोलीबारी शुरू कर दी, लेकिन भारतीय सैनिकों ने हार नहीं मानी। पहले असॉल्ट में वो 200 सैनिकों को हराने में कामयाब रहे। इसके बाद चीनी सैनिक एक के बाद एक हमले करते गए। इस एक्सट्रीम रिमोट लोकेशन में भारतीय सैनिकों के पास एक पॉइंट के बाद एम्यूनेशन और सप्लाई खत्म हो गई, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और उनके पास जो भी साधन थे वह उनसे जवाबी कार्रवाई करते रहे। मेजर शैतान सिंह अपने सोल्जर्स के साथ जंग के मैदान में डटे रहे। इनका जवाबी हमला इतना घातक रहा कि हजारों चाइनीज सैनिक मारे गए और आखिर तक लड़ते हुए भारत के ये वीर योद्धा भी शहीद हो गए। इनमें से 6 सोल्जर्स को चाइना ने युद्ध बंदी भी बनाया, लेकिन वह भागने में सफल रहे। बाद में मेजर शैतान सिंह को इस अदम्य साहस के लिए परमवीर चक्र से भी सम्मानित किया गया। 19 नवंबर तक जंग इस मोड़ पर आ खड़ी हुई कि पूरी शिद्दत और बहादुरी से लड़ने के बाद भी इंडियन सोल्जर्स इंडियन सॉइल पर पीएलए को लिमिट नहीं कर पाए। चाइना अपनी क्लेम की हुई लाइंस को कंट्रोल में लेने में सफल हो गया। इसलिए इंडियन टेरिटरी में आगे बढ़ने के बजाय चाइना ने 21 नवंबर को यूनिलेटरल सीज फायर अनाउंस कर दिया और इसी के साथ युद्ध पर विराम लग गया। सीनो इंडियन वॉर का नतीजा ये हुआ कि अक्साई चीन भारत के हाथ से निकल गया। अक्साई चीन के लगभग 38,000 स्क्वायर किलोमीटर के इलाके पर चाइना का कब्जा हो गया। आगे इंडिया ने अपनी फॉरवर्ड पॉलिसी को बंद कर दिया और सीज फायर लाइन को ही लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल माना गया। युद्ध तो खत्म हो गया, लेकिन भारत ने केवल जंग और अपने इंटीग्रल पार्ट को ही नहीं खोया, बल्कि कई बहादुर सैनिकों को खोया जो अपने आखिरी दम तक युद्ध करने के लिए तैयार थे। इसीलिए संख्या में कम होने के बाद भी वह हजारों चाइनीज सैनिकों को मार गिराने से पीछे नहीं हटे। युद्ध के बाद भारत ने तिब्बतियन रेफ्यूजीज और रेवोल्यूशनरीज के लिए अपना समर्थन बढ़ा दिया और उनमें से कुछ को भारत में ही सेटल कर लिया गया। इस युद्ध ने साउथ एशिया में चाइना को एक बड़े उभरते देश की तरह भी स्थापित किया, जो आने वाले समय में अपनी डोमिनेंस बना सकता था। इस हार का इम्पैक्ट इंडियन पॉलिटिक्स पर भी पड़ा, जहां जवाहरलाल नेहरू की डिप्लोमेटिक फॉरेन पॉलिसीज को क्रिटिसाइज किया गया, क्योंकि वह चाइना की अग्रेसिव वॉर पॉलिसीज को समझने में नाकाम रहे। चाइना से हेल्दी और स्ट्रॉन्ग रिलेशंस मेंटेन करने की आड़ में वो देश की सुरक्षा नहीं कर पाए। इसके अलावा इस युद्ध की तैयारियों में मिलिट्री की अनप्रिपेयर्डनेस के लिए डिफेंस मिनिस्टर कृष्ण मेनन को भी जिम्मेदार ठहराया गया। इसीलिए उन्हें अपने पद से रिजाइन करना पड़ा।
इसी के साथ प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का चाइना के साथ मिलकर कोल्ड वॉर ब्लॉक के सुपर पावर्स के खिलाफ स्ट्रॉन्ग एशियन एक्सिस बनाने का ख्वाब भी अधूरा रह गया। लेकिन एक चीज जो बेहतर हुई वो ये थी, इस जंग ने भारत की डिप्लोमेसी से मामले को सुलझाने के अप्रोच को बदला। अपनी नेशनल सिक्योरिटी को ऊपर रखते हुए भारत ने अपनी सेना की कमजोरियों को पहचाना और वेस्टर्न नेशन पर डिपेंड रहने के बजाय अपनी मिलिट्री को मॉडर्नाइज करने की तरफ ध्यान दिया। इसी का नतीजा ये रहा कि एयरफोर्स और मिलिट्री में कई बदलाव किए गए। भविष्य में भारत एक शानदार मिलिट्री, नेवी और एयरफोर्स पावर बनकर उभरा और आने वाले सालों में भारत ने न्यूक्लियर वेपन बनाने की फील्ड में भी तेजी से कदम आगे बढ़ाया और उसमें सफल भी हुआ।